नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए हेमंत जी को, लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। आज सुबह सुबह सबसे बड़ी खबर जो देश को मिली, राज्यसभा में 4 नए सांसदों की एंट्री होने जा रही है। ये चारों मनोनीत सांसद। ये विशेषाधिकार होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति 12 सांसदों का मनोनयन राज्यसभा में कर सकते हैं। सरकार नामों का सिफारिश करती है। राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में सबको पता है कि रबर स्टाम्प की भूमिका होती है, सरकार सिफारिश करती है। 4 सांसदों के नाम की सिफारिश हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चारों नामों पर मुहर लगा दी। अब ये 4 नाम, मोदी के 4 सांसद, अमित शाह ने किस तिजोरी से ढूंढ करके निकाला है, ये सुबह से आपको कहीं नहीं बताया। जहां बताया गया है चारों नामों में, ये बताया गया, सुबह से आप जितनी मीडिया रिपोर्ट खंगाल लीजिएगा। एक उज्जवल निकम है, उन्होंने कसाब को फांसी दिलवा दी थी। एक हिस्टोरियन है मीनाक्षी जैन। एक सदानंदन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये बताया गया होगा। और एक ब्यूरोक्रेट है, एक्स ब्यूरोक्रेट है, विदेश में बड़ा काम किए हैं भारत के लिए, नियुक्ति रही है उनकी थाईलैंड से लेके अमेरिका तक। यही बताया गया ना। इससे आगे उनका हुनर है, इससे आगे हुनर है। बिरयानी के झूठ से लेकर के और इतिहास की लूट तक कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका एक मुश्त इनाम दिया गया है। ये एक मुश्त इनाम है। ये जैसे आता है ना अमेजन या फ्लिपकार्ट का सेल, वैसे ही ये समझ लीजिए कि बम्पर सेल लगी, एक मुश्त इनाम। अब इन चारों की चर्चा सीधा मैं हेमंत भाई के पास चलता हूं। हेमंत भाई बताएंगे। कुछ छोटे छठे का हमको लगेगा हमको ही बताना तो बता देंगे, नहीं तो हेमंत भाई बताएंगे। कंट्रोल रूम पर पहले चारों दिव्य विभूतियों के दर्शन करवाइए, 4 लोगों को। ये मास्टर सदानंदन है, सदानंदन मास्टर। नेक्स्ट लाइए, पहले पहचान करवा देते हैं। उज्जवल निकम साहब हैं और इधर मीनाक्षी जैन जी हैं, मीनाक्षी जैन हिस्टोरियन। उसके बाद ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, विदेश सचिव, पूर्व विदेश सचिव। इस देश में आजकल अगर अमृत काल चल रहा है तो विदेश सचिवों का चल रहा है। एक विदेश सचिव विदेश मंत्री बन के बैठे हैं। दूसरे विदेश सचिव, हालांकि दूसरे जो विदेश सचिव वर्तमान वाले हैं, उनको तो इतना ट्रोल के बाद भी कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। देखिए एक और विदेश सचिव जा रहे हैं राज्यसभा में। ये स्वर्ण काल है, अमृत काल है विदेश सचिवों। एक एक करके शुरू करते हैं। जरा पहले एक दिखा दे, बिरयानी वाला मामला तो दिखाई देते हैं, बाकी बाद में दिखाएंगे। बिरयानी वाला लाइए जरा। हाँ, ये देखिए, हम नहीं लिखे हैं भाई, ये सबसे तेज बताता है। उसने लिखा, कसाब ने जेल में कभी नहीं मांगी थी बिरयानी, मैंने दिया था झूठा बयान। उज्जवल निकम। ये उज्जवल निकम कसाब वाले मामले में वकील थे। वहां पे इन्होंने झूठा बयान दिया था बिरयानी, और ये कसाब की बिरयानी ये कांग्रेस को बड़ी भारी पड़ी थी, बहुत भारी पड़ी थी। मोदी जी जैसे मतलब अवसरवादी लोग, खासकर सियासी अवसर को समझने वाले, वो तो इसी बिरयानी के मसाले से और रायता से पूरे देश में सियासी रायता फैला दिए थे। और इन्होंने कहा हम झूठ बोले थे, राज्यसभा ये भी जानती। और भक्तों में बड़ी आज प्रसन्नता, हर्षोल्लास का माहौल है कि बड़ा काबिल वकील राज्यसभा में जा रहा है। अब कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो जरा एक एक करके बताइए किस तिजोरी से आए हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, जरा बताइए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी को एक बात का तो साधुवाद देना पड़ेगा आपको कि वो एक डुबकी लगाते हैं और तमाम हीरो को एक साथ निकाल लाते हैं। एक ही डुबकी के अंदर तमाम जितनी प्रतिभाएं होती हैं, प्रतिभा रिवर्ट कॉमास में, उनको एक साथ निकाल के लाते हैं। ये जो नॉमिनेशन है, जो 12 सीटें जिनका आपने जिक्र किया, ये राष्ट्रपति की तरफ से होती हैं। अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में, विज्ञान में, तकनीक में, सामाजिक जीवन में, खेलों में, फिल्मों में, तमाम क्षेत्रों के अंदर जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती है, कानून के क्षेत्र में जो लीगल ल्यूमिनरीज होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के, जर्नलिस्ट भी हो सकता है कोई, उनको नॉमिनेट किया जाता है इसमें।
और ये बहुत ही स्पेशलाइज सी कैटेगरी, आपको ध्यान होगा रेखा की गई थी, कभी सचिन तेंदुलकर किए गए थे, उस टाइप देखा के सब। हाँ। सेलिब्रिटीज टाइप के जो अपने अपने क्षेत्रों में खास तरीके से। तो इसमें ये जो आज आए हैं नॉमिनेशन, एक बात तो आशीष भाई स्वीकार करनी पड़ेगी आपको, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, कि मोदी जी और शाह के पास लगातार पिछले 11 सालों में टैलेंट की बहुत ज्यादा कमी, बड़े नामों की बहुत ज्यादा कमी, टैलेंट का डेफिसिट। देखिए कोशिश क्या की उन्होंने, अगर आपको ध्यान हो तो जो उज्जवल निकम साहब हैं, इनको 2024 में लोकसभा का भी टिकट दिया गया था, अगर आपको याद हो। हम्म, ये चुनाव हार गए। ऐसे ही जो ये मीनाक्षी जैन है, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इनको भी लोकसभा का टिकट दिया गया 2024 में। वो वहां हार गई तो अब उनको यहाँ दिया। तो कहीं ना कहीं टैलेंट का भी डेफिसिट है, और वो जो पार्टी के फ्रॉम विद इन कार्डर्स आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं समस्या है। उज्जवल निकम तो देखिए एक प्रोफेशनल वकील थे, अपने हिसाब से जो भी करते थे, उनको लाने का मतलब, या तो फिर आप ला ही देते तो किसी पार्टी वाले बड़े आदमी को ले आते। और उज्जवल निकम की जो आपने ये दिखाई, ये तो आपने एक पिक्चर दिखाई कि भाई उन्होंने कहा कि कसाब को बिरयानी खिलाई और ये खिलाया, इसके ऊपर सारे का सारा आरएसएस का प्रचार टिका हुआ था, आपको याद होगा, जिस तरीके से कसाब को लेकर के। अब उज्जवल निकम साहब ये नहीं बताते कि चलो यूपीए की सरकार ने कसाब को जिंदा गिरफ्तार तो कर लिया था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बत्तों पीट के रख दी थी आतंकवाद को लेकर के, और सरकार ने, पुलिस ने पकड़ा, तभी तो उज्जवल निकम साहब उसको सजा दिला पाए, या कुछ और कारण। अभी किसी पुलवामा वाले को पकड़ लिया क्या मोदी जी ने? पुलवामा कब हुआ था? अभी जो पहलगाम है, वो किसी को पकड़ लिया क्या? आपने तो इलाज भी कर दिया, बदला भी ले लिया, लेकिन वो तो सारे बाहर है। पहलगाम का कोई एक भी पकड़ा गया, कोई फोटो देखा हो आपने? तो बेसिकली क्या है कि इनका ये प्रचार जो था उस समय, देखिए बीजेपी की आईटी सेल को, आरएसएस को कितना बड़ा प्रचार मिला था कि भाई बिरयानी खिलाई जा रही है, और पूरा यूपीए बैकफुट पे आ गया था, और बाद में खुद ही कह दिया कि भाई बड़ी शर्मनिरपेक्षता के साथ कि मैंने झूठ बोला। तो उसका कहीं ना कहीं इनाम, यानी कि बेसिकली किसी एक व्यक्ति को आप लोकसभा में लाना चाह रहे थे, नहीं ला पाए। ये तो था ना कि बेसिकली राष्ट्रवाद के उसके ऊपर इनको लोकसभा में लाने की इच्छा थी, नहीं ला पाए, तो राज्यसभा में ले आए बैकडोर एंट्री, वो भी नॉमिनेशन के जरिए ले। अगर लाना ही था, पार्टी के लोगों को लाना है आपने, तो कम से कम 3 लोग तो इनमें से हैं जिनको पार्टी की सीटों पर लेके आते हैं। मीनाक्षी जैन भी उनमें से एक है। उज्जवल निकम चूंकि चुनाव लड़ चुके हैं तो उनकी उस पर आना चाहिए। इसी तरीके से जो केरला वाले जो ये है, इनको भी उस तरीके से लाना चाहिए क्योंकि पार्टी के हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, ये चूंकि डिप्लोमेट रहे हैं कैरियर, इनको आप ले आते सब तो समझ में आता है। सदानंदन मास्टर जो है, ये केरल का सामाजिक कार्यकर्ता है। सीपीएम कार्यकर्ताओं के साथ इनका झगड़ा हुआ, हिंसा हुई, शिकार हुए, तो उसमें चोट नहीं वोट नहीं, लगी मैं होगी। मैं रोकूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कहिए, संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ के ऑब्वियसली, कार्यकर्ता, तो संघ भी सामाजिक तो कार्यकर्ता। सामाजिक सांस्कृतिक, संघ तो अपने आप को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ही कह रहा है भाई। वो कहा मान रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड, हम देश को चला, हाँ अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड, ओ यस, अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड, एंटायरली कंप्लीटली, किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, कोई पैन नंबर तक नहीं है, कोई सदस्यता सूची नहीं है, किस तरीके का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और देश में हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज। मेरे ख्याल में देश में और कोई दूसरी ऐसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी हो भी नहीं सकती। अगर आपको ध्यान आती हो तो मुझे बताइए। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो नॉमिनेशन है, 2-3 चीजें के आज। अच्छा, उज्जवल निकम साहब ने बनते ही क्या कहा, आपने पहली चीज सुनी इनकी? उन्होंने कहा कि मोदी जी का फोन आया था, और मोदी जी ने कहा कि तुमसे मराठी में बात करूं या हिंदी में बात करूं। मतलब बैठते ही, नॉमिनेशन आते ही, पहला उन्होंने अपना जो काम उनको दिया गया वो शुरू कर दिया। मोदी जी, आपने पिछले हाल के दिनों में कुछ देखा है? टेलीप्रॉम्प्टर से भी हिंदी भी गलत पढ़ रहे हैं। नामीबिया में देखा ना, जब उनको पुरस्कार मिल रहा था, जो देश उनको सर्वोच्च सम्मान दे रहा था, उसका नाम भी वो टेलीप्रॉम्प्टर से भी ठीक नहीं पढ़ पा रहे थे। ये कह रहे कि वो मराठी में बात करने की बात कर रहे, यानी कि सिस्टम में आने से पहले ही वो मुख्य धारा के व्यक्ति हैं, और उनको पता है कि मोदी और शाह को क्या पसंद है, और जिसको जो पसंद है वो इसकी क्वालिफिकेशन है सबसे बड़ी। तो आने से पहले ही उन्होंने अपनी यूटिलिटी एक तरीके से प्रूव कर ली, शपथ तो अभी उनको ले ली। ये तो हुआ निकम साहब का काम। ये जो मैडम है डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इनका आपको पता है, ये अपने आप को एकेडमिशियन और इतिहासकार और दक्षिणपंथी विचार, तमाम तरह की चीजों में एक खास तरह के जो आरएसएस के मॉड्यूल का जो राष्ट्रवाद है, उस दृष्टिकोण के लिए विख्यात है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों को आरएसएस की चाशनी के अंदर एक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करती है, और उसी के कारण लगातार एकेडमिक वर्ल्ड में उनके नामांकन पर सवाल भी उठ रहे हैं।
क्योंकि आपने देखा ना आरएसएस की, बीजेपी की और इनके पूरे सिस्टम का इतिहास, जो देश का लिखित इतिहास है, इस्टेब्लिश्ड इतिहास है, उससे अलग होता है। जो जो इतिहास मैंने आपने पढ़ा है या पूरे देश ने आज तक पढ़ा है, ये उस इतिहास को बदलने वाले लोग हैं। और आपने हाल ही में देखा होगा कई क्लासेस की किताबें जो है आज तक जारी नहीं हो पाई एनसीईआरटी की, क्योंकि हाँ। आरएसएस ने उनको अप्रूव नहीं किया। तो ये उस तरह के लोग हैं, तो जो वैचारिक तौर पर तो विधानसभा लोकसभा का चुनाव हारी तो इनको विधानसभा में ले आए। वही बात मैं फिर कह रहा हूं कि किसी अपने उसको ला सकते थे, ये तो क्योंकि चुनाव लड़ चुकी थी एक तरीके से। एमिनेंस का जो सवाल है ना, एमिनेंस शुड बी ओवर एंड अबव पार्टी लाइंस। अगर इन 12 सीटों की आप हकीकत में बात करेंगे तो ये अलग अलग विज्ञान, कला, सामाजिक जीवन, न्यायिक, उस तरह के लोग हैं जो चुनाव लड़के नहीं आ सकते, लेकिन जिनका योगदान बड़ा है। तो उसकी बजाय जो पार्टी को कमिटेड है उनको सीधे सीधे लाना, इसका मतलब ये है कि आपके पास कहीं ना कहीं पार्टी लाइन के बाहर कुछ है ही नहीं बचाई, या बाहर के सिस्टम को आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। केवल और केवल बीजेपी के रंग में रंगा हुआ व्यक्ति। सदानंदन मास्टर की बात करेंगे आप, केरल में चुनाव है, शशि थरूर को आप पहले सेट कर चुके हैं। तो अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए केरल को किस तरीके से प्रभावित कर लिया जाए। आपने देखा हुआ कल चाणक्य साहब केरला में थे, वहां भी लंबा चौड़ा उन्होंने ज्ञान दिया किस तरीके से सरकार बनाएंगे और पूरा ब्लूप्रिंट दिया। तो ये सदानंद मास्टर जी है। अब आप बात करते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला की, ये भी बहुत पहुंची हुई चीज है। जैसा आपने कहा, जब आपको याद होगा ना माई फ्रेंड का आपने हाउडी मोदी किया था, तो उस समय ये अमेरिका में भारत के राजदूत थे। तो हेयर आई प्रेजेंट माई फ्रेंड, अमेरिका वालों को मोदी जी उन्हीं का राष्ट्रपति प्रेजेंट कर रहे थे, ध्यान होगा। तो उस समय के राष्ट्रपति जो चीन में जो एम्बेसडर थे जब ये सीएम थे, वो आजकल इस देश के विदेश मंत्री हैं। तो बेसिकली क्या है, वही फिर बात है कि अपने कार्डर्स में जो ये चीज है कि एमिनेंस की कमी होने के कारण कहीं डिप्लोमेट को पकड़ लाओ, कहीं ब्यूरोक्रेट को पकड़ लाओ, कोई अश्विनी वैष्णव को ले आओ, किसी और को ले आओ। बेसिकली कहीं ना कहीं टैलेंट की बहुत ज्यादा कमी, इसीलिए शशि थरूर के उधार के सिंदूर के साथ आप कभी रशिया में डिप्लोमेसी करते हो, तमाम देशों में करते हो। तो कुल मिलाकर के ये जो सरकार है, मोमेंट्री डिसीजन, एक तरीके से आप कह सकते हैं। टैलेंट का डेफिसिट तो अपनी जगह, मोमेंट्री डिसीजन भी कि भाई चलो इसकी करने से केरल में कुछ फायदा हो जाएगा। केरल में कोई फायदा नहीं होने वाला, वहां पढ़े लिखे लोग। आपका ही विधायक कह चुका है कि केरल में हमें वोट इसलिए नहीं मिलता कि वहां पढ़े लिखे लोग रहते। तो आप सदानंद मास्टर को ले आओ, किसी और को ले आओ, 5-4 और बना दो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। साउथ में तो स्थिति वही है। ये जो सारी चीज है जो आज आप लेकर के आए, इससे एक बात बड़ी सही साबित होती है आशीष भाई, कि टैलेंट का डेफिसिट है एक, मौके के हिसाब से नॉमिनेशन से दो, और इसमें कहीं ब्रॉड नहीं, शॉर्ट नैरो विजन है कि तात्कालिक क्या लाभ लेंगे। केवल वही तक जो राष्ट्रवाद की परिभाषा हो, कहीं संघ के सिस्टम में छिपता हो, बीजेपी की विचारधारा में हो, उससे बाहर देख नहीं पा रहे। चाहे वो नॉमिनेशन का ही मामला क्यों ना हो, पार्टी की सीटों पर करें आप राज्यसभा में, नॉमिनेशन की सीट में थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है आप सहमत ना हो। नहीं नहीं, मैं सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। जो हेमंत जी ने कहा, मैं 2 मिनट और लूंगा फिर अगले सवाल के पहले। ये 4 नामों को बड़ा अलग कैटेगरी से मैं देखता हूँ। हेमंत जी ने देखा, उससे थोड़ा मैं अलग और देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली जो आते हैं, ये 12 नॉमिनेटेड होते हैं। ये कला, संस्कृत से बताया उन्होंने, इतिहास, भूगोल, साहित्य, फिल्म, सार्वजनिक उपक्रम, मतलब जो सरकारी नौकरशाह हैं ये भी आते हैं रिटायर्ड होकर के, खेल से, सब जगह से आते हैं, फिल्म से। अब इनको अलग अलग देखिएगा। उससे आते हैं जो है लीगल उस मामलों से, जैसे तो उससे आए उज्जवल निकम। उज्जवल निकम उस राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक हैं जिस राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ करके मोदी जी यहां तक आए। मतलब वो तड़का, बेसिकली दाल चावल सब रेडी था, फ्राई किया गया। इससे कामयाबी कितनी मिलेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मोदी और शाह का डेडिकेशन देखिए कि संविधान जाए भाड़ में, संवैधानिक मान्यताएं, परंपराएं, वो सब दरकिनार कर दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि टैलेंट डेफिसिट है, टैलेंट तो इस देश में डेफिसिट हो ही नहीं सकता। उनके इकोसिस्टम में टैलेंट नहीं, इनके इकोसिस्टम में टैलेंट नहीं। ये तो एक ही सचिव को एक्सटेंशन भी देते जाते हैं, नए वाले पे भरोसा नहीं करते, सोचते, उनको लगता है कि वही जो पुराना जो गुजरात से लाए थे, वही गुजरात से लाए थे और लेकर के साथ जाएंगे, कोई और नहीं आ सकता है इनके साथ काम करने। पता नहीं कौन सा राज ऐसा है। उसके बाद उज्जवल निकम के बाद बिरयानी वाला केस वो सब बता ही दिया। मीनाक्षी जैन इतिहास से आई है। मीनाक्षी जैन वो हैं
जो इतिहास के, मैं फिर इतिहास का मामला था, थोड़ा सा और हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ, मेरा से अपना रहा। रोमिला थापर, मध्यकालीन इतिहास जो है, मेडिवल हिस्ट्री, उसमें रोमिला थापर और सतीश चंद्र, ये सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित इतिहासकार। इन्हीं की किताबें हम सबने पढ़ी हैं, और हम सबने नहीं, इतिहास पढ़ के जितने नौकरशाही बैठे हैं सबने इन्हीं किताबें पढ़ी, इन्हीं पढ़ा। इनके साथ एडिशनल और जुड़ते जाते हैं कई लोग, लेकिन कुल मिला के ये सबसे प्रोमिनेंट हिस्टोरियन। मीनाक्षी जैन वो इतिहासकार हैं जिन्होंने उस इतिहास को लूटा है। सती प्रथा पर इन्होंने किताब लिखी, सती प्रथा पर इनकी किताब सबसे विवादित किताब है। इन्होंने कहा कि सती प्रथा को अंग्रेजों ने, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो राजा राम मोहन राय, हम लोग कहते हैं कि धन्य है राजा राम मोहन राय, समाज सुधारक, सबको खारिज कर दिया इन्होंने। कहा मिशनरीज को घुसपैठ करवाने के लिए सती प्रथा जैसे चीज को बहुत हाईलाइट किया गया। भारत में ऐसा कुछ बहुत हल्का फुल्का था, बहुत ज्यादा था नहीं। हमारे भीतर कमियां, हमारे धर्म की कमियां बता करके, अरे कमियां तो आज 1000 हैं, 150-200 साल पहले छोड़ दो। विश्व हिंदू परिषद बांट रहा है सनातन कार्ड दुकानदारों, इसमें प्रतिबंध लगाना चाहिए था। क्या करोगे? ये है, इन्होंने जितना इतिहास था ऑथेंटिसिटी के साथ जो लिखा गया था, जिसको जो मान्य था, सब पलट दिया। रोमिला थापर और सतीश चंद्र के बजाय इनकी किताब पढ़ाई जाने लगी, इनकी किताबें पढ़ाई जा रही हैं मीनाक्षी जैन। ये है इनकी उपलब्धि। उसके बाद जो मिस्टर श्रृंगला हैं, विदेश सचिव, वो आते हैं सार्वजनिक सेवा से आए हुए हैं, वहां से भी नॉमिनेशन होता है, वहां से वो आए हैं। ये साहब G20, जिस G20 का डंका मतलब वो दिया भभक करके स्वाहा हो गया, उससे कुछ नहीं हासिल हुआ। उस G20 के कोऑर्डिनेटर थे, अमेरिका में थे। नौकरशाह अच्छे रहे होंगे, मैं नहीं कहता कि नौकरशाह अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन इन्होंने उस विवाद को हवा दी जिस विवाद से इंदिरा गांधी पर लांछन कीचड़ उछालो, उस पर कच्चा द्वीप है भारत श्रीलंका के बीच, उस पर बहुत भाजपा के बीच बीच आईटी सेल ऐसे ही तो रिसर्च करता है, निकालता है कि अगर ये हमारे पास होता तो हम, ये होता तो हम विश्वगुरु होते, बस यही छूट गया वो इंदिरा गांधी की वजह से। तो कच्चा द्वीप, उसको भी इन्होंने बड़ा हाईलाइट किया था। ये विदेश सचिव जो आए हैं, पूर्व विदेश सचिव राज्यसभा जा रहे हैं, हर्षवर्धन सिंह, कि वो इंदिरा गांधी की चूक थी। 74 में समझौता किया था, समझौता अगल बगल आस पड़ोस होता है। वो इंदिरा गांधी तो ऐसा नहीं कही थी ना कि न कोई आया है न कोई आया था, दोस्ती में गिफ्ट भी दिए जाते हैं, ले जाकर के गिफ्ट के पता नहीं ओबामा से लेके ट्रंप तक किसकी किसकी पत्नी को, किसकी भाभी क्या क्या गिफ्ट दे के चले आते हैं आप है? अब पड़ोसी के साथ सारे पड़ोसी संबंध खराब कर लियो, बताते हो हर्षवर्धन श्रृंगला उस लिए आए हैं। सदानंदन मास्टर, ये सदानंदन मास्टर केरल में इनके साथ जो हुआ वो हम कतई नहीं उसको इंडोर्स करेंगे, समर्थन करेंगे। हिंसा कतई नहीं कर सकते, हम लोग गांधीवादी रास्ते वाले हैं, लोग हैं, इनके पैर काट लिए गए थे। लेकिन ये केरल में अगर संघ की आइडियोलॉजी पे सबसे पहले से कोई चलने वाला आदमी है जो चल रहा है, वो है सदानंदन मास्टर। उस सामाजिक कार्यकर्ता लिख करके सब मूर्ख बना रहे हैं मीडिया वाले, वो उस संस्थान के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वरन ने जो संस्थान बनाया था संघ के, मतलब फुल टाइम काम करने वाले, उसमें काम करते हैं। तो ये है हकीकत। ये अब मनोनयन जो है ना, हालांकि पहले भी मनोनयन होता था तो कई बार विचारधारा से प्रभावित लोग आते थे, ऐसा नहीं। और कांग्रेस की विचारधारा में एक बात और, क्योंकि बहुत लोग लिखेंगे कमेंट में, पता है मुझे क्या निकाल के हो सकता है डालें कि कांग्रेस के समय में ये मनोनीत किए गए थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस से तो जुड़े हुए भगत सिंह सॉरी, कांग्रेस से जुड़े हुए तो इस देश में गांधी से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद सब थे। आजादी के जितने हमारे जो है योद्धा थे, सेनानी थे, वो 90%, कुछ को छोड़ दिया जाए, 90% कांग्रेस से जुड़े थे। तो कांग्रेस की विरासत तो आजादी की विरासत है भाई।
क्या कर दिया जाएगा? उनको निकाल दिया जाएगा देश से? हेमंत भाई। हाँ। अजीत भाई, एक इंटरेस्टिंग इनपुट आ गया, मुझे लगा तुरंत बताना चाहिए दर्शकों को। आपको केरल में भाजपा की हालत पता है, आरएसएस की हालत पता है? कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप जानकर चौंक जाएंगे और दर्शक भी, कि केरल के अंदर इनकी कोई सीट नहीं, कोई वोट नहीं, कोई कहानी नहीं, लेना नहीं देना नहीं। उसके बावजूद भी यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज टू नो कि देश के अंदर जो संघ की शाखाएं हैं राज्यवार, उसमें केरल में नंबर 2 पर है। हाँ अधिकतम बिल्कुल। याद रखिएगा इस बात को दर्शकों को, मुझे वैल्यू इनपुट याद है, सॉरी मैंने इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। केरल के अंदर जो अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में केवल 8,000 शाखाएं हैं आरएसएस की, 8,000। और केरल में जहां इनकी एक सीट नहीं, कोई वोट नहीं, कोई लेना नहीं, कहानी एक एमएलए गलती से बन गया था, वो अगली बार हार गया बेचारा, तो कहता है कि यहाँ पर पूछा भाई आप कैसे हार गए, तो उसने कहा कि साहब यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, बीजेपी को वोट नहीं देते, हमारी चाल समझ जाए। तो केरल में उसके बावजूद भी केरल पे फोकस कितना है आरएसएस का, केवल इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया। 6,845 शाखाएं केरल के अंदर है, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, उसमें केवल 8,000 है। तो आप डेस्परेशन देखिए आरएसएस की, बीजेपी की, कि वो कितने बेचैन हैं साउथ के अंदर अपने पर फैलाने के लिए, पर्टिकुलरली केरला के अंदर। ये मैं पॉइंट बीच में डालना चाह रहा था कि ये जरूरी है कि केरल में वोट आए, सीट आए, संख्या बढ़े ना बढ़े, लेकिन शाखाओं के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और वहां पर लगातार इनरोड्स बनाने की डेस्परेट कोशिश आज से नहीं है, आरएसएस लगातार उस पर लगा हुआ है, मैं ये कहना चाहूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ये दुरुस्त। कर्नाटक को पार करने की कवायद तो कब से है। केरल में, नॉर्थ ईस्ट में संघ की शाखाएं, नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बहुत भीतर तक घुस रहे हैं। लेकिन यह है कि वहां के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो आपने कहा ना कि एक विधायक जो वो था, उसने कहा कि हमको यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वोट नहीं देते। वहां के लोग ही इनको एक्सेप्ट नहीं करते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं फाइनल कमेंट एकदम आज टाइम फ्रेम में खत्म करेंगे, जो टाइम फ्रेम हेमंत भाई का है उसी में। हाँ, एक फाइनल, ये जो परंपरा है, ये परंपरा क्या, परंपरा टूट तोड़ दिया है, जो नई उपलब्धि हासिल किया है। अब इस उपलब्धि के बाद अगला क्या होगा? मोदी और शाह का अगला कौन सा कदम होगा जहां पर, क्योंकि नैतिकता, शर्म, लिहाज, परंपरा, ये सब खंडित हो चुका है। अब आगे कहां तक जाएंगे? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, मैं और बातें कर दूं, एक मनु, ये जो जिस रास्ते की हिस्टोरियन है मीनाक्षी जैन ना, ये सब ये मनुवाद को इंडोर्स करने वाले लोग हैं। मैं मतलब चेताते हुए बता रहा हूँ, ये मनुवाद को इंडोर्स करने वाले, बाबा साहब को इंडोर्स करने वाले लोग नहीं है। इनके इतिहास में मनुवाद की झलक दिखती है। नहीं नहीं, आप आशीष भाई, एक्चुअल यूएसपी वही है। देखिए, जो व्यक्ति तर्क को छोड़ के कुतर्क की बात करता हो, सच को छोड़ के असत्य की बात करता हो, ऐतिहासिक चीजों को जुठला करके उसको एक नए रंग में पेश करता हो, ऐसा नहीं। आप देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आरएसएस में भी कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, इस पर कोई मना थोड़ी कर सकता है, उसमें विद्वान लोग हो सकते हैं, सारी चीज हो सकती है, लेकिन वो एक पूरी एक नजरिए और एक दृष्टिकोण के जरिए चीजों को परोस सके, वो है बीजेपी। और मोदी और शाह को क्या चाहिए? उनको टैलेंट नहीं चाहिए। पूरे देश में उन्होंने इतने मुख्यमंत्री बना रखे हैं, मुझे बता दीजिए किसी एक को कोई जानता हो? अगर आपसे कोई रैंडमली पूछ ले गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, आपको सोचने में समय लग जाएगा। मध्य प्रदेश का। बेसिकली यूएसपी यही है कि लेसर नॉन लोगों को, जिनको कोई नहीं जानता हो, उनको चौधरी बना के बिठाओ, उनको आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो आपकी सत्ता को चैलेंज नहीं करेंगे, वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेंगे। और उस स्टेट को, उस पूरे सिस्टम को, उस यूनिवर्सिटी को, जहां जहां आरएसएस का पूरे का पूरा टेकन ओवर हुआ है, उसके सारे फंक्शंस दिल्ली के रिमोट में, दिल्ली से जो कुछ चाहे उसको संचालित कर लेते हैं। जो मुख्यमंत्री बना रखे हैं, जो अलग अलग वाइस चांसलर बना रखे हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बिठा रखे हैं, उन सब के सारे फंक्शंस दिल्ली में, वहां से कंट्रोल कर लेते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा विद्वान आदमी जिसकी अपनी स्टैंडिंग होगी, जिसकी अपनी एविडेंस होगी, वो आपके सामने झुकेगा नहीं आपके कदमों में। इसलिए इनके लिए कन्वीनियंट क्या है कि संविधान, संविधान से क्या लेना है, सत्ता है, जिसको चाहेंगे ऑबलाइज करेंगे। 12 लोगों को तो ऑबलाइज कर ही सकते हैं ना, तो कर दिया। लेकिन बेसिकली इसके पीछे की जो मंशा थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं की, वो थी कि इस देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अपना अचीव करेंगे। उन लोगों को भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा बनाया जाए, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए, पॉलिसी फ्रेमिंग का हिस्सा बनाया जाए लॉन्ग टर्म में, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे आईटी की बात हो, दुनिया भर के क्षेत्र, इमर्जिंग क्षेत्र।
और एआई का क्षेत्र हो सकता है, जितने दुनिया। लेकिन यहाँ तो सवाल वही नहीं ना, यहाँ तो वो चाहिए जो इतिहास को तोड़ मरोड़ सके, जो बिना किसी बात के कहीं से बिरयानी ले आए, कसाब को बिरयानी खिलाई थी, कोई हिंदू मुस्लिम के उस पर कर सके। तो वो सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें फिर मेरिट की गुंजाइश नहीं बचती, और मेरिट पे कोई सोचता भी नहीं। मोदी जी और अपने अमित शाह के कार्यकाल में 11 साल में मुझे एक एमिनेंट पर्सनैलिटी का नाम बताइए जिसको इन्होंने कहीं से उठा करके कहा लाए। एक का नाम बताइए जिसको दुनिया जानती है। नो, जिसको जो वो कहते हैं ना, हार्वर्ड नहीं हार्डवर्क की जरूरत है, तो वो एक समझ लीजिए वो पंचर वाला टाइप की चीज, कि हमें वही चाहिए जो हमारा स्तर है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वानों की गुंजाइश यहाँ है नहीं। हमारे सिस्टम में वो आदमी आएगा जो हमारी तरीके से सोचता होगा। हाँ संकुचित बुद्धि, संकुचित बुद्धि, छोटा नजरिया, अल्प ज्ञान, ये 3 क्राइटेरिया है मोटे तौर पर, अगर इन 11 सालों का लबोलवाब देखोगे तो। आप एजेंसीज में देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए। कल फिर होम सेक्रेटरी को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया, ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट हटवाता है। अरे क्या कर रहे हो आप? इस देश में एक सिस्टम चला रहा है, लोग आगे अच्छा काम क्यों करेंगे? आगे बढ़ने के लिए करेंगे। अब देश में 3-4 पोस्टें हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, फाइनेंस सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है। 2 साल की टर्म वाली पोस्ट है, डायरेक्टर सीबीआई है, डायरेक्टर ईडी है। तो कोई भी आदमी उस काडर में क्यों काम करेगा कि मुझे इन पदों पर जाना है, और ये पद आपने पहले ही रिजर्व कर दी, तो हाँ ब्यूरोक्रेसी करेगी क्या? तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि टैलेंट का डेफिसिट हो या ना हो, एक खास अंदाज में नियुक्तियां करने को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, और उसी के तहत काम करेंगे हम। आपके पास अपनी योग्यता है तो आप अपनी को लेके सिर पे नाच लीजिए, घूम लीजिए, हमें किसी काम की नहीं, ये मान करके चलिएगा, यही नया हो। बिल्कुल। वही समझ लीजिए कि टैलेंट का डेफिसिट हो ना हो, लेकिन डेफिसिट टैलेंट वालों को हम खोज निकालेंगे यस, यस। और उन्हीं के साथ हम चलेंगे, उन्हीं के साथ चलेंगे, बस इतना समझिए। पहले तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री होते थे, तो मुख्यमंत्री उस सूबे के साथ उनकी पहचान जुड़ जाती थी। सूबे का नाम लो तो मुख्यमंत्री का नाम आदमी बोल देता था, मुख्यमंत्री का नाम लो तो सूबे का नाम जहन में आ जाता था। आज ऐसे हैं कि उनका नाम लो तो उनके परिवार वाले ही सोचेंगे, टीवी देख रहे हो तो यार किसी किसी के बारे में, किसी परिचित के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लग रहा है इसका नाम सुना हुआ लग रहा है। उनके परिवार वाले सोचते हैं कि नाम तो सुना लग रहा है जो हेमंत अत्री बोल रहे हैं अभी है। अभी चर्चा करो आप भजन लाल का, मोहन लाल का, मोहन यादव का, घरे वाले सोचते अच्छा सुना हुआ नाम लग रहा है। तो ये हालत है। तो कह इजाजत दीजिए, 4 लोग जो पहुंचे उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। देश को विश्व गुरु बनाने में उनका योगदान प्रतीक्षित है, और हम लोग फिर आएंगे कल। प्रतीक्षा आपको नहीं करवाएंगे, सवालों के साथ हाजिर होंगे हम और हेमंत जी। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।